अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें कि जैसे मेरी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो उस टॉपिक पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्शियसनेस होती क्या है। कॉन्शियसनेस को डिफाइन एज ए बीइंग अवेक एंड अवेयर ऑफ बोथ वन सेल्फ एंड वन सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस कोई भी बीइंग कहते हैं कि किसी भी पर्सन के अवेक को और अवेयरनेस को, या वो अपनी तरफ अपने आप को पहचानता हो, अपने बारे में अवेयर हो, या अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर हो, उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इट इज़ द ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ह्यूमन के बारे में अवेयरनेस हो या ह्यूमन की अवेयरनेस हो किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होती है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज ए मेजरमेंट ऑफ ए पर्सन्स इरोसिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक मेजरमेंट होती है जिसके थ्रू हम पर्सन्स की अवेक और रिस्पॉन्सिवनेस को समझते हैं, जानते हैं। किसके लिए? किसी भी स्टिमुलाई के लिए जो इन्वायरमेंट से उसको मिल रहा होता है, उसको हम मेजर करते हैं कि वो कितना उसको अवेयर करता है और कितना उसको रिस्पॉन्स करता है। इसको देखने के लिए हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं जिसमें कॉन्शियसनेस, लेथार्जी, स्टूपर और ऑब्ट्यूनेट या कोमा, इन चीज़ों को अगर हम देखेंगे तो हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का पता चल जाता है। अब सबसे पहले लेथार्जी क्या है? लेथार्जी माइल्ड डिप्रेशन इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कैन बी अरोस्ड विथ लिटिल डिफिकल्टीज। लेथार्जी क्या है? एक माइल्ड डिप्रेशन होती है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर, जिसके थ्रू वो कुछ डिफ़िकल्टी पैदा होती हैं उसको अवेक होने में। हम उसको जगाना पड़ता है और वो ड्रॉजीनेस, सीवियर ड्रॉजीनेस फील करता है, और जैसे हम उसको स्टिमुलाई कम करते हैं तो वो वापस स्लीप में चला जाता है। यानी कि इसमें मॉडरेट स्टिमुलाई आपको यूज़ करना पड़ता है उसको अवेक करने के लिए। ऑब्टेंडेड मोर डिप्रेस्ड लेवल होता है कॉन्शियसनेस का एंड कैन नॉट बी फुली अरोस्ड, स्लो रिस्पॉन्स एंड स्लीपनेस। ऑब्टेंडेड में लेथार्जिक की तरह ही होता है पर उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें ये होता है कि ये डिप्रेशन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो ज़्यादा होता है और फुली अवेक नहीं होता पेशेंट, और स्लो रिस्पॉन्स करता है। स्टूपरस में क्या होता है? कैन नॉट बी अरोस्ड फ्रॉम स्लीप लाइक स्टेट। इसमें जैसे स्लीप लाइक स्टेट होती है उससे वो अवेक नहीं हो सकता। उसको बहुत ज़्यादा हम स्टिमुलाई पेन देते हैं या स्टिमुलाई देते हैं एक्सटर्नल, तो तब वो जाके थोड़ा अवेक होता है। जैसे हम उसको विथड्रॉ करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस स्लीप में चला जाता है। कोमा मोर डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड अनएबल टू मेक एनी पर्पसफुल रिस्पॉन्स। कोमा में यानी कि कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं देता, अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। जब पर्पसफुल रिस्पॉन्स ना मिले यानी कि अनएरोसेबल हो जाती है कंडीशन, उस कंडीशन को हम कोमा स्टेट कहते हैं। अब अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के क्लिनिकल फीचर्स 4 किस्म के होते हैं।
जिसमें रेस्पिरेटरी पैटर्न देखा जाता है, पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स देखा जाता है, स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट्स देखी जाती हैं, मोटर रिस्पॉन्सेज देखे जाते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेटरी पैटर्न के अंदर क्या क्या आ जाता है? वेंटिलेशन इज गवर्न्ड बाय लोअर पोन्स एंड मेड्यूला मॉड्यूलेटेड बाय फोरब्रेन कॉर्टिकल सेंटर। अब रेस्पिरेटरी पैटर्न में सबसे पहले हम वेंटिलेशन देखते हैं। वेंटिलेशन अक्सर ख़ास तौर पे जो चीज़ कंट्रोल कर रही होती है हमारे ब्रेन के अंदर, वो लोअर पार्ट जो होता है पोन्स का और मेड्यूला, ये दोनों मिलके हमारे वेंटिलेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इनको जो सेट यानी कि मेड्यूला और पोन्स को जो कंट्रोल कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है, वो फोर ब्रेन का कॉर्टिकल सेंटर होता है। अब पैटर्न फ्रॉम रोस्ट्रोक्यूडल इन्वॉल्वमेंट। अब इनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, यानी कि रोस्ट्रोक्यूडल कहते हैं कि फ्रंटल हेड टू टेल तक, यानी कि फ्रंटल से लेके नीचे मेड्यूला तक जो है, ये सारी इन्वॉल्वमेंट होगी तो उसके थ्रू क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में चला जाएगा। काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में क्या होगा, हाइपर एपनिया होगा पेशेंट, यानी कि डीप और फास्ट ब्रीदिंग लेगा, और अल्टरनेटिव विथ एपनिया, यानी कि बार बार उसमें बीच में वो अपनी सांस को रोक भी लेगा, पर डीप और फास्ट जो है ना ब्रीदिंग होगी उसकी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन में। और सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन। सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन में क्या होता है, ये हाइपरवेंटिलेशन जब पेशेंट नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग कर रहा होता है पर रैपिड होती है रेस्पिरेशन उसकी, नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग होती है, रेगुलर ब्रीदिंग होती है कोई, यानी कि तेज तेज ब्रीदिंग तो कर रहा होता है पर रेगुलर रहती है उसकी ब्रीदिंग, तो उसके थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल तो नॉर्मल रहता है पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आती है वो उसका प्रेशर कम हो जाता है। और सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपर वेंटिलेशन, यानी कि सेंट्रल न्यूरोजेनिक वेंटिलेशन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मिड ब्रेन का ये, यानी कि इफेक्ट आता है मिड ब्रेन पे इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। और ब्रेन जब रिड्यूस नहीं कर पाता आईसीपी को, उसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप होती है, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज हो जाता है तो उसके वजह से भी सेंट्रल न्यूरोजेनिक हाइपरवेंटिलेशन होती है। फिर दूसरा पैटर्न जो आ जाता है रेस्पिरेशन का, वो होता है एपनेस्टिक ब्रीदिंग। एपनेस्टिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि डीप गैस्पिंग इंस्पिरेशन विथ ए पॉज at full inspiration followed by brief insufficient release, significant damage to bones and medulla। एपनेस्टिक ब्रीदिंग में क्या होता है कि वो भी सेम उसी तरह डीप ब्रीदिंग लेता है, पर इसमें क्या होता है कि गैस्पिंग होती है जब इंस्पायरेशन करता है पेशेंट, एक्सपायरेशन पे नहीं, इंस्पायरेशन पे जो है ना गैस्पिंग करता है, और पाज बीच में रुक जाती है उसकी सांस, पाज में जाता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पे, एक्सपायरेशन वो नॉर्मली कर लेता है पर इंस्पायरेशन पे उसकी ब्रीदिंग के अंदर पाज आता है, और उस वजह से क्या होता है कि ब्रीफ इनसफिशिएंट रिलीज हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती जाती है। ये डैमेज किस वजह से हो रहा होता है, ये पॉन्स और मेड्यूला के अंदर अगर कोई डैमेज सिग्निफिकेंस हुआ हो तो उसकी वजह से एपनेस्टिक ब्रीदिंग होती है। दूसरा हम जो चेक करते हैं अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए, पिपलरी रिफ्लेक्स देखते हैं। अगर बायलैटरल इनलार्जमेंट, यानी कि बायलैटरल इनलार्ज्ड और अनरिएक्टिव प्यूपल्स हैं लाइट को, तो वो इंडिकेट करते हैं कोई मैसिव सीएनएस डिसफंक्शन हुआ है। किसकी वजह से हुआ है, एनोक्सिया की वजह से, यानी कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, एब्सेंट की वजह से, बारबिट्यूरेट सीवियर हाइपोथर्मिया, बारबिट्यूरेट यानी कि बारबिट्यूरेट मेडिसिन जो है उसकी वजह से सीवियर हाइपोथर्मिया हो गया, एंड एंटीकोलिनर्जिक पॉइजनिंग की वजह से, एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है जो एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर के तौर पे काम करती है, उसकी वजह से कोई पॉइजनिंग हो जाए तो
इन कंडीशंस में जो पिपुलरी रिफ्लेक्स होते हैं वो बायलैटरल इनलार्ज्ड होते हैं और अनरिएक्टिव होते हैं। फिर पिन पॉइंट पिपल्स इंडिकेट्स करते हैं पोन्टिन हेमरेज, ऑपिएट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। अब पिन पॉइंट प्यूपिल्स क्यों होते हैं? एक तो हेमरेज हुआ हो पोन के पास, और उसके बाद ऑपॉइड कोई ज़्यादा ऑपॉइड मेडिसिन ले ली हैं, और या ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई है। फॉस्फेट की वजह से उसकी डिपॉजिट होने की वजह से, ऑर्गन के अंदर डिपॉजिट होने की वजह से कोई पॉइजनिंग हुई, उसकी वजह से पिन पॉइंट जो प्यूपिल हो जाते हैं। तीसरा, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में हम यूनिलेटरल फिक्स डायलेटेड प्यूपिल्स होते हैं, यानी कि दोनों प्यूपिल्स एक जैसे नहीं होते, उनकी साइज एक जितनी नहीं होती, इसलिए यूनिलेटरल फिक्स डायलेटेड प्यूपिल अगर हों तो वो इंडिकेटेड करते हैं एप्सिलेटरल एक्सपेंडिंग मैसिव एंड पॉसिबल हर्निएशन। एप्सिलेटरल कहते हैं किसी एक साइड के अंदर कोई मैस हो, लीजन हो, उसको इंडिकेट करते हैं। उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं एप्सिलेटरल। और दूसरा, कोई पॉसिबल हर्निएशन हुई हो, यानी कि ब्रेन का जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे ब्रेन हट के दूसरी पोजीशन पे चला जाए, उसको हम कहते हैं पॉसिबल हर्निएशन। तीसरा, हम पिपुलरी रिफ्लेक्स के अंदर चौथा जो हमारी कुछ ड्रग्स की वजह से पिपुलरी रिफ्लेक्स जो है ना अफेक्ट करती है, वो है ऑपिएट्स। पिन पॉइंट पिपुल कर देते हैं। ऑपिएट अगर कोई ज़्यादा हाई डोज लिया हुआ है तो उसकी वजह से पिन पॉइंट पिपुल्स हो जाते हैं, और एंटीकोलिनर्जिक लार्ज पिपुल साइज हो जाती है एंटीकोलिनर्जिक की वजह से। फिर हम देखते हैं आई मूवमेंट्स। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए हम आई मूवमेंट भी देखते हैं। इन लाइट स्टेज ऑफ कोमा, रोविंग साइड टू साइड मूवमेंट्स अकर, यानी कि कोमा की लाइट स्टेज है, बिल्कुल हल्का सा, यानी कि कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि रोविंग साइड टू साइड मूवमेंट अकर्स होती है, यानी कि जो पेशेंट होता है वो रोविंग कर रहा होता है, यानी कि रोल कर रहा होता है बार बार जो है ना आई मूवमेंट्स को साइड टू साइड। persistent deviation to one side may indicate focal seizure activity। अगर किसी पेशेंट के एक साइड पे रोल कर गई हों ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ज़्यादातर ऊपर की तरफ होती हैं, तो वो वन साइडेड डेविएटेड हो गई हैं उसकी आईज मूवमेंट, और परसिस्टेंट रहती है कुछ टाइम के लिए, तो वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है? सीजर एक्टिविटी अगर उसके ब्रेन में चल रही हो तो उसकी वजह से ये सिम्टम जाहिर होता है, मूवमेंट जाहिर होती है। दूसरा, स्ट्रक्चरल ब्रेन स्टेम लीजन्स एबॉलिश कंजुगेट आई मूवमेंट्स। स्ट्रक्चरल ब्रेन स्टेम लीजन्स में, यानी कि किसी ब्रेन स्टेम के पास कोई लीजन हो या ब्रेन स्टेम के अंदर लीजन हो, उसकी वजह से कॉन्जुगेटेड आई मूवमेंट होती है। कॉन्जुगेटेड आई मूवमेंट का मतलब है कि एक तरफ आई मूवमेंट होती है, दोनों आईज एक तरफ मूव करती हैं। उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो है ना ओक्यूलोसेफलिक रिफ्लेक्स, जिसको हम डॉल्स आइज भी कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि आई लिड्स को ओपन रखते हैं और हेड को रोटेट करते हैं दूसरी साइड की तरफ, तो हम देखते हैं उनकी आइज जो होती है ना वो अपोजिट साइड पे रोटेट करती हैं। नॉर्मल या पॉजिटिव कंजुगेट डेविएशन ऑफ आइज अवे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ हेड मूवमेंट, यानी कि नॉर्मली अगर हम देखें या पॉजिटिव साइन देखना जाएं तो कंजुगेटेड डेविएशन होती है आई मूवमेंट की। अगर हम हेड साइड लेफ़्ट साइड पे टर्न कर रहे हैं तो आइज़ की मूवमेंट राइट साइड पे होंगी। पर ये हम टेक्निक सी स्पाइन इंजरी में हम नहीं करते, उसके लिए कंट्राइंडिकेटेड है। अगर हम उसमें करेंगे तो उसका स्पाइनल इंजरी बढ़ सकती है। दूसरी टेक्निक हम यूज़ करते हैं आई मूवमेंट को देखने के लिए, कंजुगेटेड आई मूवमेंट को देखने के लिए। उसमें हम क्या करते हैं, ओक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स
चेक करने के लिए। इसको हम कैलोरिक रिफ्लेक्स भी कहते हैं। एलिवेट हेड ऑफ बेड 30 डिग्री एंड इंजेक्ट 10 to 50 ml ऑफ आइस वाटर इनटू एयर कैनाल। हम क्या करते हैं कि पेशेंट की जो हेड साइड होती है उसको हम 30 डिग्री ऊपर करते हैं, अप रखते हैं और इंजेक्ट करते हैं 10 to 50 ml जो कोल्ड वाटर है, आइस वाटर है, उसको उसके एयर कैनाल में। नॉर्मल रिस्पांस में क्या होता है कि निस्टेगमस विथ स्लो फेज टूवर्ड्स एरिगेटेड एयर एंड फास्ट बीट्स अवे। निस्टेगमस का मतलब है कि वो आई मूवमेंट होती हैं किसकी तरफ, जिधर से हम वाटर डाल रहे होते हैं एयर कैनाल के अंदर, उधर पहले स्लो जो है ना टूवर्ड्स यानी कि उसकी तरफ स्लो मूवमेंट होती है और फास्ट जो है ना उससे अवे जाता है मूवमेंट आइस की। यानी कि अगर हम राइट साइड पे एयर कैनाल में 10 to 50 ml जो वाटर है उसमें से हम कोल्ड वाटर डाल रहे हैं कैनाल के अंदर, तो पहले तो स्लोली जो आइस की मूवमेंट होगी वो राइट साइड एयर कैनाल में होगी, एयर कैनाल की तरफ होगी, और फास्ट जो है वो अवे जाएगी, दूसरी लेफ्ट साइड पे जाएगा, मूव करेगा आइस को। अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट विथ इंटैक्ट ब्रेन स्टेम आई मूवमेंट टूवर्ड्स स्टिमुलस and remain tonically deviated for a minute and slowly return to midline। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो चुका है, उसकी ब्रेन स्टेम अगर इंटैक्ट है तो आइस की मूवमेंट क्या होगी, स्टिमुलस की तरफ होगी, मूव करेगा, और रिमेन उसकी टोनिकली डाइवेटेड उसकी तरफ थोड़ी देर के लिए रहेगा और स्लोली रिटर्न होगा मिड लाइन की तरफ, यानी कि सेंटर में स्लोली उसकी आई मूवमेंट होगी। कंट्रा इंडिकेटेड हम किस में ये टेक्निक यूज़ नहीं करते, जिनके टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इंटैक्ट नहीं होती उसमें ये टेक्निक यूज़ नहीं की जाती। इस पिक्चर में आप देख लें दोनों टेक्निक आपको दिखाई गई हैं। इसमें ओक्यूलोसेफलिक डॉल साइज टेक्निक भी है और कैलोरिक रिस्पांस टेक्निक भी है। मोटर रिस्पॉन्सेस, फिर हमारा तीसरा जो कंपोनेंट होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को या अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के क्लिनिकल फीचर्स देखने के लिए, उसमें मोटर रिस्पॉन्सेस को भी हम देखते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, असेस मसल्स स्ट्रेंथ, टोन एंड डीप टेंडन, रिफ्लेक्सेस फॉर नॉर्मलिटी एंड सिमेट्री। हम इसके अंदर मोटर रिस्पांस को चेक करने के लिए हम एक तो मसल्स की स्ट्रेंथ देखते हैं, टोन देखते हैं और डीप टेंडन रिफ्लेक्स देखते हैं। किसके लिए, नॉर्मलिटी के लिए, क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, और सिमेट्री है, दोनों साइड पे एक जितना हो रहे हैं, रिस्पांस आ रहा है या कम ज़्यादा है। दूसरा हम असेस करते हैं मोटर रिस्पांस के लिए, असेस इफ पेशेंट कैन लोकलाइज मोटर रिस्पांस टू डिटरमाइन लेवल ऑफ ब्रेन लीजन। कि हम जब पेन देते हैं या कोई भी स्टिमुलाई देते हैं तो पेशेंट का रिस्पांस जो होता है मोटर रिस्पांस वो लोकलाइज अगर कर रहा है तो उसके थ्रू हमें पता चल सकता है कि ब्रेन लीजन कितना है उसका। फिर है डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ये भी हमारे मोटर रिस्पांस चेक करने के लिए हम करते हैं। डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग में हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्ट्रेट इन पोजीशन में लेटाते हैं और जब हम उसको देखते हैं तो उनकी विथ इस कंडीशन में क्या होता है कि एल्बोज और रिस्ट और फिंगर्स फ्लेक्स्ड होती हैं, लेग्स जो होती हैं उसकी एक्सटेंडेड होती हैं और रोटेट करती हैं इनवर्ड। तो अगर ये कंडीशन पेशेंट्स में नज़र आ रही हो तो फिर हम समझ सकते हैं कि लीजन इन कॉर्टेक्स और सब कॉर्टिकल वाइट मैटर में कोई लीजन है। कॉर्टेक्स का अगर लीजन हो तो ये डीकॉर्टिकेट पोस्चरिंग होती है, जिसमें एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स जो होती हैं फ्लेक्स्ड होती हैं और लेग्स एक्सटेंड होती हैं और रोटेट होती हैं इनवर्ड। डीसेरिब्रेट पोस्चरिंग जो आपको पिक्चर में नज़र आ रही है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई लीजन ब्रेन स्टेम में हो या पोन्स में हो
तो रिजिड एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स होती है एंड लेग्स होती है। एक्सटेंशन होती है इसमें और रिजिड होती है। तो इस कंडीशन में क्या पता चलता है कि जो लीजन है वो ब्रेन स्टेम के अंदर है। फिर हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए एक स्केल यूज़ करते हैं जिसको हम ग्लासको-कोमा स्केल भी कहते हैं। इस ग्लासको-कोमा स्केल के थ्रू हम क्या करते हैं, जीसीएस भी जिसको एब्रीवेट किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल स्केल इसको कहते हैं। दैट इसका मकसद क्या होता है, दैट एम्स टू गिव ए रिलायबल ऑब्जेक्टिव वे ऑफ रिकॉर्डिंग द कॉन्शियस स्टेट ऑफ पर्सन फॉर इनिशियल एज वेल एज सब्सिक्वेंट असेसमेंट। इसका मकसद होता है कि हमें रिलायबल और ऑब्जेक्टिव वे से पता चल जाए कि हमारे पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कितना है, और इसके थ्रू हम इनिशियली असेसमेंट भी कर सकते हैं कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जिसके थ्रू हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस कर सकते हैं। इसमें 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक आई ओपनिंग हम देखते हैं जिसको ई से डिनोट करते हैं, मोटर रिस्पांस देखते हैं जिसको एम से डिनोट करते हैं, और वर्बल रिस्पांस देखते हैं जिसको वी से डिनोट करते हैं। अब इसमें आई ओपनिंग अगर हम चेक कर रहे हो पेशेंट की, तो सबसे पहले उसका जो हाईएस्ट लेवल होता है 4 होता है और लोएस्ट लेवल जो होता है 1 होता है। अगर स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग कर रहा है पेशेंट विदाउट पेन विदाउट स्टिमुलाई, तो उसका स्कोर क्या होगा, 4 देंगे। अगर वर्बल रिस्पांस दे रहा है, वर्बल पे उसको आई ओपनिंग हो रही है, तो वो 3 स्कोर होगा। अगर पेन पे कर रहा है तो 2 देंगे, अगर पेन पे भी रिस्पांस नहीं कर रहा तो 1 देंगे। फिर मोटर रिस्पांस के लिए हमारे पास जो हाईएस्ट स्कोर है वो 6 है और लोएस्ट स्कोर क्या है, 1 है। तो हाईएस्ट में अगर कमांड फॉलो कर रहा हो पेशेंट, जो कमांड आप दे रहे हो और उसको फॉलो कर रहा हो, तो हम 6 स्कोर देते हैं। और अगर लोकलाइज कर रहा हो, कमांड फॉलो नहीं कर रहा, सिर्फ लोकलाइज कर रहा है, तो 5 देंगे। अगर वीक फ्लेक्सेशन या विथड्रॉन भी कहते हैं इसको, तो 4 देंगे। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्सेशन हो रही है तो 3 देंगे, एबनॉर्मल एक्सटेंशन हो रही है तो 2 देंगे। अगर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, पेन पे भी रिस्पांस नहीं दे रहा, मोटर रिस्पांस तो नील है, तो फिर हम 1 स्कोर देंगे। वर्बल रिस्पांस में हम देखने के लिए हमारे पास हाईएस्ट लेवल जो है स्कोर का वो 5 है और लोएस्ट 1 है। हाईएस्ट अगर ओरिएंटेड है फुली, यानी कि आप जो बात उससे पूछ रहे हैं वो आपको बता रहा है, ओरिएंटेशन है उसकी, फुली ओरिएंटेशन है, तो 5 दोगे स्कोर। अगर कंफ्यूज्ड है तो 4 देंगे। अगर इनअप्रोप्रिएट उसके वर्ड हैं तो 3 देंगे। अगर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड निकाल रहा है तो 2 देंगे, और अगर कोई रिस्पांस नहीं तो 1 देंगे। जीसीएस में सीवियर लेवल जो होता है वो लेस देन 8 अगर जीसीएस आ रहा है, या इक्वल टू 8 या लेस देन 8 या 8 से कम है, तो वो हमारी सीवियर कंडीशन होती है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की। अगर 9 से 12 उसका जीसीएस है तो वो मॉडरेट कंडीशन है। अगर 13 से ऊपर है या 13 है तो माइनर कंडीशन है उसकी। अब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होने के काजेस क्या हैं वो देखेंगे हम। सबसे पहले तो एटियोलॉजीज क्या होती हैं। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। इसके लिए रिक्वायर्ड क्विक एक्शन टू अवॉइड इरिवर्सिबल डैमेज और वाइड एरे ऑफ पॉसिबल डायग्नोसिस। एक तो ये सबसे डिफ़िकल्ट डायग्नोस्टिक और मैनेजमेंट प्रॉब्लम है हमारे नर्सेज के अंदर या मेडिकल फील्ड के अंदर, और दूसरा ये हमें जल्दी से करना पड़ता है इसका मॉनिटरिंग। अगर देर करेंगे तो इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है, यानी कि जिसको हम रिकवर नहीं कर सकेंगे, और इसके लिए हमें वाइड एरे पॉसिबल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना ड्रॉप हुआ है, क्यों हुआ है, ये सारा। अब हम ये बात कर लें कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर होना कोई डिजीज़ नहीं है,
पर ये किसी डिजीज की वजह से होता है, ये सिम्टम है। अब काजिस आपके लिए इजी है अगर निमोनिक आप यूज़ करें, एओइक टिप्स अगर इसको याद कर लें तो आपके लिए इजी होगा कि अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के काजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो ए है। ए से हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं अल्कोहल या एब्यूज़। यहाँ तो पेशेंट अल्कोहल यूज़ करता है या एब्यूज़ हुआ है फिज़िकल या सब्सटेंस के थ्रू, तो उसकी वजह से भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका ड्रॉप हो सकता है। इंसेफलोपैथी या इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं उसकी वजह से। आई इंसुलिन, इंसुलिन में ज़्यादातर जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप होता है या अल्टर्ड होता है। इंसुलिन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से एकदम से ग्लूकोज ड्रॉप हो जाए तो उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो सकता है उसका। ओवरडोज, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी, ओवरडोज किसी भी ड्रग का ओवरडोज, मोस्टली ओपॉइड ड्रग जो हैं उनके ओवरडोज की वजह से या ऑक्सीजन डिफिशिएंसी की वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो सकता है, अल्टर्ड हो सकता है। यू से यूरीमिया, यूरीमिया में मतलब है कि यूरिया लेवल जो है ना वो ब्लड में अगर इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से भी ALOC हो जाता है। ट्रॉमा या टेम्परेचर एबनॉर्मलिटी की वजह से या ट्यूमर कोई ब्रेन के अंदर डेवलप हुआ तो उसकी वजह से भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगा। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, या साइकेट्रिक या साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स हों तो उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो सकता है। एस शॉक, स्ट्रोक, सीजर, शंट वगैरह की वजह से भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है। दूसरे काजेज में आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस्ड होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं तो उनकी वजह से भी अल्टर्ड हो सकता है कॉन्शियसनेस, जिसमें एबनॉर्मलिटी इन एनी केटाइन, केटाइन पॉजिटिव चार्ज जो आयंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी एबनॉर्मलिटी हो जाए या इंक्रीज हो जाए या कम हो जाए उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है, जिसमें मोस्टली सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, अगर इनका प्रॉब्लम हो तो इस कंडीशन को हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन काज है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का। हाइपरग्लाइसीमिया स्पेशली न्यू ऑनसेट डायबिटीज हैव ALOC ड्यू टू हाइपर ऑस्मोलैरिटी। अब हाइपरग्लाइसीमिया में मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड जिनकी डायबिटीज़ अभी अभी कोई डायग्नोस हुई हो और हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो। हाइपर ऑस्मोलैरिटी में क्या हो सकता है, DKA कैन लीड टू सेरिब्रल एडिमा। हाइपर ऑस्मोलैरिटी में यानी कि आपका फ्लूइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से DKA क्या करता है, लीड करता है सेरिब्रल एडिमा को। सीजर की वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है, जिसमें ऑल सीजर एक्सेप्ट पेटेट मल आर फॉलोड बाय ए पोस्टिकल टिक्टल स्टेट। सारे सीजर में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो सकता है एक्सेप्ट जो एब्सेंट सीजर होते हैं, पेटेट मल जिसको कहते हैं, उसके वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप तो नहीं होता, पर उसके बाद जो कंडीशन होती है उसमें वो पेशेंट कंफ्यूज रहता है, जिसको हम पोस्टिकेटल स्टेट कहते हैं। मेजर ड्रग लेवल फॉर पेशेंट्स ऑन एंटी कन्वल्सेंट्स, उनकी ड्रग लेवल चेक करना चाहिए जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग ले रहे हैं। कोमाटोज पेशेंट में हैव नॉन कन्वल्सिव सीजर्स नीडिंग एन EEG टू डायग्नोस। ट्रामा में हमारे पास मोस्टली दो कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एक होती है एपिड्यूरल हेमाटोमा, दूसरा होता है सबड्यूरल हेमाटोमा। एपिड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है, जो किसी भी ट्रामा की वजह से एपिड्यूरा के अंदर कोई ब्लड का जमा हो जाना, क्लॉट बन जाना, वो मोस्टली लेंथ शेप्ड नज़र आता है CT स्कैन के अंदर। लेंथ शेप्ड या कॉनकेव शेप का होता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है।
ठीक हो गया। उसके बाद काज्ड बाय एट्रियल रप्चर, ये क्यों काज होता है? जब कोई ट्रामा लगा हुआ उसकी वजह से एट्रियल रप्चर हो जाता है। एट्रियल रप्चर मोस्टली मिडिल आर्टरीज जो होती हैं, सेरिब्रल आर्टरी, उनकी रप्चर की वजह से। स्कल फ्रैक्चर प्रेजेंट इन 85% ऑफ केसेस, ये मोस्टली 85% जो एपिड्यूरल हेमाटोमा होता है वो स्कल फ्रैक्चर यानी कि किसी एक्सीडेंट वगैरह से हो जाता है। सबड्यूरल हेमाटोमा में क्या होता है, आपको जो सीटी स्कैन अगर देखेंगे, सबड्यूरल ड्यूरा के नीचे जो हेमाटोमा बनता है उसमें सीटी स्कैन में आपको क्रीसेंट शेप्ड यानी कि कॉन्वेक्स शेप या क्रीसेंट शेप, बनाना की शेप का आपको नज़र आएगा हेमाटोमा। और caused by tearing or bridging veins through dura and arachnoid, आर्चनाइड मैटर या ड्यूरा मैटर जो है उसके थ्रू जो है ब्रिजिंग जो वेन्स होती हैं, स्मॉल वेन्स, उनकी टेयरिंग होने की वजह से उधर ब्लड का जमा हो जाता है, क्लॉट बन जाता है, हेमाटोमा बन जाता है। मोस्टली जो है ये स्कल फ्रैक्चर जिनका यानी कि ट्रामा हुआ है और आरटी वगैरह का पेशेंट है उसके 30% का केसेस में ये नज़र आता है। रिटेनल हेमरेज जो होती है वो 75% लोगों में नज़र आते हैं सीटी स्कैन में। सेरिब्रल कंट्यूजन, सेरिब्रल कंट्यूजन की वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है। सेरिब्रल कंट्यूजन की वजह से आईसीपी इंक्रीज होती है, उसकी वजह से। मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है, यानी कि मेनिंजेस का कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से। मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और सीवियर होता है। प्रोफाउंड अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, सीवियर लेवल का अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है यानी कि डीप लेवल का होता है। और नॉन बैक्टीरियल जो होता है वो स्लोअर होता है, यानी कि जो वायरल हो रहा होता है, जहाँ फंगल इन्फेक्शन की वजह से मेनिंजाइटिस हुआ है वो स्लो होता है प्रोसेस, बाकी बैक्टीरियल सीवियर लेवल का होता है। इसको हम देखने के लिए हमें दो टेस्ट करते हैं, एक कर्निंग साइन हम देखते हैं, दूसरा विटकिन साइन देखते हैं, नेक साइन। विटकिन साइन में क्या करते हैं कि आप जो हेड होता है पेशेंट का उसको टिल्ट करते हैं तो उसके जो लेग होती हैं वो फ्लेक्स्ड हो जाती हैं, तो उसकी वजह से हमें साइन पता चल जाता है कि मेनिंजाइटिस है इसको। और कर्निंग साइन में जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं लेग के वो स्टिफ हुए होते हैं, रिजिड हुए होते हैं। अगर उसको 90 डिग्री पे हम फ्लेक्स करेंगे लेग को तो वो नहीं होंगी और पेन होगा पेशेंट को, और जो एक्सटेंडेड लेग है उसका जो इनवर्ट जो है मूवमेंट होगी। इन्फेक्शन ब्रेन एब्सिस की वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है, जिसमें क्रोनिक sinusitis, chronic otitis, dental infection, endocarditis और uncorrected cyanotic congenital heart disease की वजह से रिस्क इंक्रीज होता है इन्फेक्शन का, ब्रेन एब्सिस का। इंसेफ्लाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है ब्रेन के पेरेन्काइमल सेल की। पेरेन्काइमल सेल वो होते हैं जो फंक्शन करते हैं ब्रेन के अंदर। ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन, मोस्टली इसमें हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस 1-2 इनका कॉमन जो है इन्फेक्शन होता है, और इसमें जो 70% न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो होता है वो परमानेंट या डेथ होती है उसमें काज। और इसका अफेक्ट जो होता है टेम्पोरल लोब पे ज़्यादा होता है, सीजर इसमें ज़्यादा होते हैं, पेरेन्काइमल स्वेलिंग हो जाती है, अनकॉल हर्निएशन हो जाती है। स्ट्रोक की वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है। हेमरेजिक स्ट्रोक हैं जैसे जिसमें एन्यूरिज्म की वजह से कैपिलरीज एन्यूरिज्म जो हो जाता है उसमें ब्लीड होने की वजह से, जहाँ इन्फार्क्ट होने की वजह से सेरिब्रम जो है इन्फार्क्ट होता है तो उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप होता है। सीवियर हेडेक होता है उसमें। एवीएम और कैवर्नस हेमंजियोमा। एवीएम कहते हैं एट्रियोवीनियस मलफॉर्मेशन की वजह से, जहाँ कार्वेनियस हेमंजियोमा
जो है, जो वेन्स होती हैं या कैपिलरीज होती हैं वो एक जगह पे जमा यानी कि डायलेटेड हो जाती हैं और एक हेमेंजियोमा बन जाता है। इसकी वजह से लो फ्लो एंड लेस एक्यूट सिम्टम्स होते हैं। स्ट्रोक दूसरा किसकी वजह से हो सकता है? थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिक स्ट्रोक भी होता है, जिसके अंदर ओक्लूजन ऑफ एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी विच नॉट कॉज कोमा। अगर कोई एंटीरियर या मिडिल या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में कोई इंक्लूजन हो तो उसकी वजह से कोमा नहीं होता, स्ट्रोक होता है। इन्फाक्ट इवेंचुअली लीड टू इंक्रीज्ड आईसीपी। अगर इन्फाक्शन हो जाए तो वो क्या करता है, उस इवेंट की वजह से आईसीपी इंक्रीज हो जाता है ब्रेन के अंदर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जिसको कहते हैं। सेरिब्रल इन्फाक्ट रियरली हैव कोमा। सेरिब्रल इन्फाक्शन की वजह से कोमा की लेवल जो होती है स्टेज कम ही होती है। पर बेसिलर आर्टरी इन्फाक्ट, अगर बेसिलर आर्टरी जो है इन्फाक्ट होती है तो उसकी वजह से रैपिडली कोमा काज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्टेम डैमेज हो जाता है उसमें। हाइपोऑक्सिया की वजह से अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। न्यूरॉन एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू हाइपोऑक्सिया एंड कॉज फंक्शन विद इन सेकेंड ऑफ हाइपोऑक्सिया। परमानेंट CNS dysfunction can occur within 4 to 5 minutes of total anoxia at body temperature. Hypercarbia can also cause neurologic depression and coma. टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से भी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो सकता है। अगर हाइपोथर्मिया यानी कि टेम्परेचर कम होता है तो हर 1 डिग्री सेल्सियस जो है कम होने की वजह से 60% जो है सेरिब्रल ब्लड फ्लो ड्रॉप होता है। हाइपरथर्मिया में क्या होता है? हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, सीजर्स होते हैं, ऑब्टेंडेशन होती है, कोमा होती है और स्पेशली अबव 41 डिग्री ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हम देखेंगे कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को देखने के लिए हम उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर किसी पेशेंट में LOC ड्रॉप हुआ है तो। सबसे पहले तो CT स्कैन या MRI इनमें से कोई एक करवा लें, उससे पता चल जाता है कि ब्रेन के अंदर क्या डैमेज हुआ है। उसके बाद ब्लड टेस्ट में आपके ग्लूकोज चेक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस चेक कर सकते हैं, LFTs के अंदर जो एंजाइम हैं लिवर एंजाइम उनके एबनॉर्मल होने की वजह से, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होने की वजह से ब्रेन के अंदर डैमेज आ सकता है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप हो सकता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की वजह से मोस्टली ये ब्रेन पे टॉक्सिक एक इफेक्ट देखते हैं, उसमें उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ड्रॉप होता है। PTA-PTT अगर कोई हेमरेज हुआ है तो उसमें PTA-PTT करवाएंगे। कैल्शियम लेवल देखेंगे, सीरम अमोनिया देखेंगे, ऑस्मोलैरिटी देखेंगे, कैल्शियम देखेंगे, कीटोन्स लेवल देखेंगे, अल्कोहल देखेंगे लेवल और ड्रग कंसंट्रेशन लेवल देखेंगे। और फास्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए हम ABGs भी करवा के देखेंगे। ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अगर किसी पेशेंट का होता है अल्टर्ड, तो बेसिक ट्रीटमेंट में हम इस्टेब्लिश करेंगे एयरवे को, मेंटेन एंड इंडिकेटेड सक्शन एज नीडेड, असिस्ट वेंटिलेशन एज इंडिकेटेड। दूसरा हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे पेशेंट को रिकवरी पोजीशन के अंदर। अगर कोई सस्पेक्टेड ट्रॉमा हुआ है फिर हम ट्रांसपोर्ट करेंगे स्पाइन पोजीशन में और कॉलर, सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे और बैकबोर्ड लगाएंगे। इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, इफ पेशेंट इज इन रेस्पिरेटरी अरेस्ट परफॉर्म एडवांस्ड एयरवे मैनेजमेंट, ACLS का प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और अगर पेशेंट रेस्पिरेटरी अरेस्ट में गया है मेड्यूलर इंजरी की वजह से, secure IV access, obtained blood specimen for glucose determination at the hospital if the receiving hospital desires it,
Perform capillary blood glucose determination. If patient's blood glucose level is less than 80 mg per deciliter, administer dextrose 50% 25 gram. Unless patient respondent to dextrose administration, contact medical direction for an order to administer 2 mg of naloxone intravenously. नैलोक्सोन इसलिए देंगे कि अगर कोई उसने ऑपॉइड लिया है मॉर्फिन या फेंटानिल वगैरह, तो उसका जो एंटीडोट है नैलोक्सोन है, उसके एंटीडोट के तौर पे हम नैलोक्सोन इस्तेमाल करेंगे, पर पहले हम डेक्सट्रोज देंगे। Administer thiamine 100 mg IV if dextrose is to be administered. अगर हम डेक्सट्रोज दे चुके हैं तो विटामिन बी, थायमिन विटामिन B1 है, उसके 100 mg IV देंगे वो भी। If IV access cannot be secured and patient's blood glucose level is less than 80 mg per dl, administer 1 mg glucagon IM. अगर IV एक्सेस नहीं होता पेशेंट को और डिफ़िकल्ट है, तो हम क्या करेंगे कि ग्लूकोगान IM इंजेक्शन 1 mg देंगे। वो एमरजेंसी ड्रग है जो मैनेज करती है किसको, लो ग्लूकोज लेवल को, और इसके बाद हम ट्रीट करेंगे जो अंडरलाइन काज है उसको। थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।